हेलो, वेलकम 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 टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन की। एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एक इंट्रोडक्टरी क्लासेस की। ठीक है। मेरे पिछले दो वीडियोस में मुझे जो बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों से जो प्यार मिला, जो सब्सक्राइबर्स मिले, जो कमेंट्स मिले और जो ओवरऑल व्यूज मिले, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको। माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी का सेक्शन भी जल्दी आने वाला है। आई एम सॉरी फॉर द डिले, बट वो डेफिनेटली उसमें भी टाइम लगता है। और मैं माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी का जो वीडियो है वो पार्ट्स में दूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो देखना हर कोई पसंद नहीं करता है इतना। मुझे थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है, तो मैं उसको पार्ट्स में कर दूंगा, राइट। मेटाबॉलिक रिप्रोग्रामिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अगर आप मुझसे कभी जुड़ना चाहते हैं, कभी कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मेरी करियर ट्रेजेक्टरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट मी सिंपल मैसेज ऑन लिंक्डइन, और मैं फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में बात कर रहे हैं। किताब का नाम है लिनेंजर। लिनेंजर का चैप्टर नंबर 15 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और रिस्पॉन्स आप लोगों का रिस्पॉन्स डेफिनेटली आप लोगों का रिस्पॉन्स ये डिसाइड करेगा कि मैं इस चैप्टर को कितनी डेप्थ में, कितनी डिटेल में ले जाऊं, राइट। और मेरा जो एमटेक का थीसिस था वो मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग में था, तो मैं इसमें काफी डिटेल में जा सकता हूँ। पर डेफिनेट सी बात है कि वो तो ओपन एंडेड है। फिर कितना भी आप डिटेल में चले जाओ, उसका कितना मतलब है, कितना यूजफुल है आपके लिए, वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि हम मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिप्रोग्रामिंग या मेटाबॉलिक रेगुलेशन पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, रेगुलेशन पढ़ेंगे तभी रिप्रोग्राम कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक पॉइंटर के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए, मेटाबॉलिक पाथवेज में ये जो ब्लू वाला सेक्शन है, ये जो वॉयलेट से ब्लू वाला सेक्शन है, दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज पाथवे, राइट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो ग्रीन वाला सेक्शन है, दैट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, फिर बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंडस्ट्रियली रिलेवेंट टॉपिक। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म ऑफ कोफैक्टर्स एंड विटामिन, अगेन, ठीक है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर अमीनो एसिड्स, बायोडिग्रेडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी फॉरेन चीज आपके शरीर में थ्रू ड्रग्स, थ्रू कैप्सूल, थ्रू वैक्सीन जा रही है, वो मोर और लेस जीनोबायोटिक्स का ही पार्ट है। हालांकि जीनोबायोटिक की डेफिनेशन थोड़ी और एडवांस है, थोड़ी और क्रिस्प है, लेकिन अभी समझने के लिए इतना काफी है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकैन बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये जो डेटा है, ये जो फिगर है, ये आपको केक पाथवे डेटाबेस पे मिल जाएगा। ये होता क्या है? ये एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल है, जिसमें कि हम जिसको स्टडी करके हम एक्चुअल में जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा पाथवे एक्टिव है, कौन से सोर्स पे। ठीक है। इंडस्ट्रियल यूजिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा बन जाती है। और ये जो पाथवे, ये लगभग आपको 30,000 प्रोटीन्स के बारे में बता रहा है। अभी ये जो करंट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा मैश, एक पूरा नेटवर्क आपको बता रहा है, राइट। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो ज्यादातर रिएक्शंस आपकी एंजाइम बेस्ड है। ज्यादातर का मतलब 90% से ऊपर की आपकी जितनी भी रिएक्शंस है वो एंजाइम बेस्ड है। यानी एंजाइम की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर क्या है, उसका केएम क्या है, उसका वीमैक्स क्या है, वो क्या आपका सिग्मोइडल कर्व शो कर रहा है, वो आपका मैकेलेस-मेंटन का इंडेक्स शो कर रहा है, वो आपका क्या एलेस्टेरिक बिहेवियर शो कर रहा है, वो आपका हाइपरबोलिक बिहेवियर शो कर रहा है, वो आपका कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि हर एंजाइम की एक हाफ लाइफ होती है, एक टर्नओवर नंबर होता है, राइट। हर एंजाइम हर वक्त काम नहीं कर रहा होता। कुछ एंजाइम कुछ स्पेशल कंडीशंस में काम करते हैं। अगर हम इसको इस तरह से देखें, तो आपने शायद एक टर्म का नाम सुना होगा, हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग का मतलब क्या है?
जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो हाउसकीपिंग मतलब कमरे की साफ सफाई करना, एक बेसिक नेसेसिटीज को पूरी करना जो लगभग चलता ही रहता है। आप होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जब कभी बाहर ठहरने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो क्या कहता है आपसे, वो क्या कहती है, हाउसकीपिंग सर्विसेज सर, आपको कोई हाउसकीपिंग सर्विसेज करानी है। तो ऐसी जीन्स का प्रोडक्शन, ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन जो हमेशा चलते रहे, वो हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं, राइट। अब देखिए, एंजाइम के एक्ट करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं और एंजाइम के साथ बहुत कुछ हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स के थ्रू एंजाइम एक्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट एविडेंट एग्जांपल इज रॉड्स एंड कोन्स, राइट। रोडॉप्सिन, जीपीसीआर सिग्नलिंग। लाइट अगर आपके पास कम है, रॉड्स मतलब रात का अंधेरा, कैसे याद करेंगे, आठ से रॉड स्टार्ट होता है, 8 से रात का अंधेरा स्टार्ट होता है। तो उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा, रॉड्स हमेशा डिम लाइट या थोड़ा सा डार्क में काम ज्यादा करते हैं। कैसे काम करेंगे, सिग्नलिंग का टॉपिक है, आराम से किसी दिन डिटेल में पढ़ा देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल से काम करते हैं। एंजाइम आपका आ गया, किस तरह से आया वो डिपेंड करता है कि आपका एंजाइम कौन से लेवल पे काम कर रहा है। क्या वो सेकेंड्स के टाइम इंटरवल पे काम कर रहा है, चाहे वो मिनट्स के टाइम इंटरवल पे काम कर रहा है, वो आवर्स के टाइम इंटरवल पे काम कर रहा है, या वो डेज के टाइम इंटरवल पे काम कर रहा है। हर एंजाइम की अपनी एक हाफ लाइफ है, अपना एक एमआरएनए, क्योंकि एंजाइम ज्यादातर क्या है भाई, एंजाइम ज्यादा प्रोटीन है। राइबो एंजाइम का अगर हम एग्जाम्पल ना ले, तो राइबो एंजाइम भी क्या है, राइबो एंजाइम में केवल आरएनए पार्ट ही नहीं है, उसमें प्रोटीन पार्ट भी है। इनफैक्ट जब आप रिसर्च को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी आरएनए अकेला काम नहीं करता, वो आरएनपी बनाता है। राइबोसोम, आरएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। एक वन ऑफ द मोस्ट आरएनपी का कॉमन का नाम मैंने अभी बोला आपको, राइबोसोम। राइबोसोम में कौन कौन से आरएनए काम करते हैं, सोच के बताइए। लगभग सभी आरएनए काम करते हैं, राइट। कैसे काम करते हैं, आराम से सोचने का टॉपिक। तो कुछ एंजाइम्स तो आपके फटाफट काम कर दिए, कुछ एंजाइम्स का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, उनका एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, फिर उनका प्रोटीन डिग्रेडेशन हुआ, कैसे यूबिक्विटिन से एमआरएनए ट्रांसलेट हुआ, फिर आपके कुछ एंजाइम्स जो है रेगुलेटरी पाथवे में चले गए, कुछ का फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, कुछ के साथ आपके लिगेंड चिपक के बैठ गए, वो एलोस्टेरिक इफेक्टर बन गए, कुछ का एंजाइम आपका जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, कुछ आपके एंजाइम सिक्वेस्टेड हो गए किसी सब सेलुलर ऑर्गेनल में। ये सब एक ओवरव्यू है। बायोकेमिस्ट्री या इनफैक्ट बायोलॉजी कभी भी आपको रिएक्शंस नहीं रटवाती है। अनफॉर्चुनेटली बड़ा मिसकंसेप्शन है बायोलॉजी को लेकर कि इसमें रटना बहुत पड़ता है। एक बार अगर समझ लीजिएगा आप, तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ नाम है जो रटने पड़ते हैं, दैट इज फॉर श्योर। बट समझ के पढ़ेंगे तो शायद आपको बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगे, और मेरी यही कोशिश है, ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष के नाम के माध्यम से मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने कि बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है। अगर आपको अभी तक का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि हमें आपका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, आप इंप्रूव करिए अपने स्टाइल को। हालांकि ऐसे कमेंट्स कभी कभार दिल भी तोड़ते हैं, बट जरूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एंजाइम्स की, जैसे लिवर के एंजाइम की जो हाफ लाइफ है वो एक दिन की भी नहीं है, 0.9 डेज। 0.9 डेज मतलब अगर एक दिन जो है आपका 24 घंटे का होता है, तो 24 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 0.9 से मल्टीप्लाई करूं, तो लगभग 22 या 23 घंटे का अप्रोक्स आएगा, 23.5 मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो 22 या 23 घंटे का ही एक एंजाइम है लिवर के एंजाइम्स। किडनी के एंजाइम्स का लगभग 1.5 से 2 दिन का टाइम पीरियड है। हार्ट के एंजाइम्स 4 से 5 दिन काम करते हैं। मसल के एंजाइम 10 से 11 दिन काम करते हैं। इनकी हाफ लाइफ अच्छी है। अगर किसी एंजाइम की हाफ लाइफ अच्छी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसका एमआरएनए ज्यादा स्टेबल है। इसका क्या मतलब है कि एमआरएनए के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो कि उसको स्टेबल बनाते हैं। अब वो चेंजेस कहाँ हैं, वो क्या हैं और वो कैसे आए हैं, वो अगेन एक रिसर्च का, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन का, जिसपे मेरा आईसीएमआर का जेआरएफ प्रोजेक्ट था, वो है।
उसका एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरा पैटर्न है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन का, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा मैं आपसे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ भागते हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे पीएचडी नहीं करनी है, मुझे हायर स्टडीज नहीं करनी है, मुझे तो इंडस्ट्री में जाना है, बिल्कुल जाइए। पर इंडस्ट्री में जाके करेंगे क्या आप? पहले तो इंडस्ट्री में जाने के लिए आप जो है कोई अपनी ऐसी डिग्री करिए, ऐसे कॉलेज से डिग्री करिए जो इंडस्ट्रियली रिलेवेंट हो। जैसे अगर आप मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी करते हैं, एमटेक करते हैं आईआईटी से, एनआईटी से, या फिर कुछ अपना मास्टर्स करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह में, तो आपका ये इंडस्ट्रियल रिलेवेंट एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ जाता है। खैर, वो बात कभी किसी और दिन। यहाँ पे एक शब्द आपको काले में दिख रहा होगा, बोर्ड में दिख रहा होगा, मेटाबोलोम। अभी तक हम क्या समझते थे कि जीनोम चलता है, जो कि डीएनए के बारे में, पूरे इंसान के किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे के पूरे डीएनए के बारे में बताता है। उसके बाद आया ट्रांसक्रिप्टोम, वो आरएनए के बारे में बताते हैं, भाई आरआरएनए कौन सा है, टीआरएनए कौन सा है, एमआरएनए कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से एमआरएनए हैं। फिर उसमें लॉन्ग लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए आ गया, फिर उसमें तरह तरह के आरएनए आ गए, एसआई आरएनए आ गया, पीवाई आरएनए आ गया जो रेगुलेटरी पार्ट्स में है, सर्कुलर आरएनए आ गया, बहुत सारे आरएनए आ गए। फिर आता है आपका प्रोटियोम, कि प्रोटीन का एक्सप्रेशन कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन्स आर व्हाट, प्रोटीन्स आर द वर्क हॉर्सेस ऑफ योर सेलुलर सिस्टम्स। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रोटीन्स आपके सेलुलर सिस्टम के वर्क हॉर्सेस हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके बैंक में पैसे हैं, आपके बैंक में पैसे हैं, सपोज आपके बैंक में 1 लाख रुपया है। अब आप अपने बैंक के पैसे को निकालेंगे कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली आप बैंक थोड़ी ना देंगे किसी को, कि अगर आपको अपना कोई अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप उसे बैंक का एड्रेस थोड़ी ना देंगे। जीनोम का वही काम है, जीनोम ट्रांसलेट करता है, पहले ट्रांसक्रिप्ट करता है फिर ट्रांसलेट करता है उसको प्रोटीन में, ताकि वो काम कर सके, पैसे आपके काम आएंगे अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो, मसलन लैपटॉप। तो आप क्या करेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, अब आपका चेक, आपका जो एटीएम कार्ड है, जो आपका डेबिट कार्ड है, और जो आपका फोन पे या पेटीएम वाला ऐप है, वो आपका आरएनए की तरह काम करेगा। ये मैं एक एनोलॉजी दे रहा हूँ, ये एनोलॉजी सही बैठ भी सकती है, नहीं भी सही बैठ सकती है, अगर ट्राई कर रहे, लेट्स ट्राई। अब प्रोटीन जो है वो आपके पैसे है, तो ये बात ध्यान रखिए। डीएनए आपका बैंक अकाउंट है, एफडी का अकाउंट है आपका, जिसमें आपके पैसे हैं। आरएनए वो मेथड है जिससे आप वो पैसे यूज करेंगे, और प्रोटीन एक्चुअली में वो पैसे हैं जो आप अपने सामान या अपनी सर्विस के लिए यूज करते हैं। आपको टीचिंग करनी है, आपको आपको रिसर्च के लिए जाना है, आपको कोई चीज खरीदनी है, पैसों से खरीदेंगे आप। ठीक है, तो प्रोटीन के प्रोटीन के बाद जो आता है उसको हम मेटाबोलोम कहते हैं। मेटाबोलोम यानी मेटाबोलोमिक्स, यानी उसमें मेटाबोलाइट्स का यूज हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मेटाबोलाइट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक अदर मेटाबोलाइट है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट मेटाबोलाइट है, अल्फा कीटोग्लूटारेट एक मेटाबोलाइट है, आपके अमीनो एसिड्स मेटाबोलाइट्स है, आपके फैटी मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स है। तो जब हम ई कोलाई को ग्लूकोज से ग्लूकोज पर ग्रो करते हैं, तो हमें लगभग 50% ग्लूटामेट मिलता है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मिलते हैं, और भी और चीजें मिलती हैं। इससे एक सवाल उठता है कि अगर हम ई कोलाई को एलपी मीडिया पे ग्रो करते हैं तो क्या चांसेस या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं? सोच के बताइएगा। अब यहीं पे थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क आ जाता है। आपको बचपन से सिखाया जाता है, भाई लैक ऑपरोन आपको सिखा दिया गया, बीएससी में भी एमएससी में भी आपकी कोचिंग वाले टीचर ने भी बता दिया, सबने अच्छा बताया, सबने सही बताया। बट जब हम लैब में जाते हैं तो हम ग्लूकोज पे ग्रो ही नहीं करते, और ग्लूकोज पे डायरेक्ट लोग ग्रो करने भी नहीं दिया जाता। वहां वो लैब एलपी मीडिया दे देते हैं हमको, या फिर कोई और मीडिया दे देते हैं हमको, उनकी मीडिया दे देते हैं हमको, या फिर हमको कहते हैं कि भाई पी पे ग्रो करो, न्यूट्रन बहुत पे ग्रो करो। क्यों? और क्या मेटाबॉलिक में चेंज आएगा? सोच के बताइए। आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज पे अगर आप ई कोलाई को ग्रो करते हैं तो ये आपको कुछ कुछ मेटाबोलाइट्स देखने को मिलते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है?
एप्लीकेशन इसका ये है कि सपोज आप जो है ग्लूटामेट प्रोडक्शन हाई चाहते हैं। ग्लूटामेट बहुत सारे एंजाइम्स का एक पार्ट हो सकता है, कोई अमीनो एसिड हो सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ यूज हो सकता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज हो सकता है आपका। तो आप ये चाहते हैं कि ग्लूटामेट का प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो केवल आप शुगर सोर्स जो है उसका ग्लूकोज कर दीजिए, ग्लूटामेट का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ऐसा चांस है। क्या बढ़ेगा वो आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि थियोरेटिकली बहुत सारी चीजें पॉसिबल लगती हैं, और प्रैक्टिकली जब हम उसे करने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग हो जाती है। क्योंकि अगेन याद करिए, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन का। यानी अगर ग्लूटामेट का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या वो सेल्स के लिए टॉक्सिक होगा? टॉक्सिसिटी होती क्या है? किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना ही टॉक्सिसिटी होती है। अगर ग्लूटामेट 50% ग्लूटामेट बन रहा है, तो क्या सेल्स को 50% ग्लूटामेट चाहिए? सोचिए इस बारे में। यानी शुगर का अगर हम सबस्ट्रेट चेंज कर देंगे, ग्लूकोज की जगह फ्रुक्टोज बना देंगे, ग्लूकोज की जगह हम लैक्टोज कर देंगे, ग्लूकोज की जगह हम रेफिनोज कर देंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि और प्रोडक्ट्स बनेंगे। इंडस्ट्री वाले इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि स्केलिंग अप वगैरह में प्रॉब्लम आती है, बट एक बेसिक आइडिया, एक साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो ऐसे ही काम करता है। आगे चलते हैं। ऑल एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ देयर सबस्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेटेंजर से उठाइए लाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ कुछ काइनेटिक्स से अगर हम लगा पाए तो लगाते हैं। क्या मतलब? ये मतलब है कि सब इंजाइम्स जो हैं वो तब तक ही काम करेंगे जब तक वो सबस्ट्रेट उनका पूरी की पूरी जो कैटालिटिक या जो उनकी साइट्स है, एंजाइम की साइट्स हैं, उस पर भर ना जाए। सैचुरेशन काइनेटिक्स आपने पढ़ी है, काइनेटिक्स पढ़ी है, ठीक है। एलोस्टेरिक इफेक्टर्स के बारे में क्या कहा जा सकता है कि एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हाइपरबोलिक काइनेटिक्स को सिग्माइडल काइनेटिक्स में चेंज करते हैं। मैं इन तीन दोनों का एग्जांपल आपको देता हूं अभी। आपने अक्सर जो एटीपीएज एंजाइम पढ़े हैं या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स पढ़े हैं, उसमें आपने सैचुरेशन काइनेटिक्स पढ़ी है, आगे दिखाऊंगा अभी फिगर। उसका क्या मतलब? सबस्ट्रेट में हल्का सा चेंज और एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। हम केएम को डिफाइन क्या करते हैं? व्हाट इज केएम डिफाइंड एज? केएम इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट एट विच द एंजाइम रीचेस इट्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी वी मैक्स बाय 2। वो केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, केएम इज इक्वल्स टू वी मैक्स बाय 2। Km is that substrate concentration at which enzyme reaches its half the maximum value of the velocity. उस चीज को समझने की कोशिश करिए। यानी हल्का सा भी चेंज सेंसिटिविटी में आएगा एंड योर एंजाइम कैन ईदर शूट अप और ड्रॉप डाउन। अब अगेन एलोस्टेरिक इफेक्टर्स की बात करते हैं। एलोस्टेरिक इफेक्टर्स का आप सोचिए, एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हीमोग्लोबिन का। अगर आपके टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो क्या हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन चिपका रहेगा? नहीं चिपका रहेगा, क्योंकि आपके टिश्यूज को जरूरत है, और आपके टिश्यूज को इतनी जरूरत नहीं है, तो क्या चिपका रहेगा? बिल्कुल चिपका रहेगा। कुछ याद आ रहा है? बोर्स इफेक्ट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, क्लोराइड शिफ्ट, सारे के सारे फिनोमेना इसी से रिलेटेड है। कुछ एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हाइपरबोलिक काइनेटिक्स को सिग्मोइडल में चेंज कर देते हैं, कुछ सिग्मोइडल को हाइपरबोलिक में कर देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन की। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि काइनेज की वजह से फॉस्फेट लग जाएगा, फॉस्फेटेज की वजह से फॉस्फेट हट जाएगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो यहाँ पे सिटीन, थ्रेओनीन और टायरोसिन ही दे रखा है। क्या इन्हीं तीनों अमीनो एसिड्स पे होता है? नहीं होता। केवल यही तीन अमीनो एसिड्स नहीं होते जिसपे फॉस्फोराइलेशन होता है, और बहुत सारे होते हैं, जैसे हिस्टिडीन काइनेज। हिस्टिडीन काइनेज, उसका नाम ही हिस्टिडीन काइनेज है क्योंकि वो हिस्टिडीन पे फॉस्फेट लगाता है, राइट। उसके बाद आता है आपका एस्पार्टेट, और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। फॉस्फोराइलेशन अक्सर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है, पर यह हमेशा जरूरी नहीं है।
और यही आपका दूसरा होमवर्क है। पहला होमवर्क आपका ये है कि आप ये सोच के बताएं कि क्या मेटाबॉलिक शिफ्ट होगा अगर मैं ग्लूकोज से एलपी में चेंज कर दूंगा तो। दूसरा आपका ये है कि आप एटलीस्ट ऐसे 2 या 3 एंजाइम मुझे ढूंढ के बताइए अपनी किताब से या नेट से, जिसमें फॉस्फोराइलेशन की वजह से एक्टिविटी डिक्रीज हुई, आपको पता होना चाहिए, और डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से इंक्रीज हुई है। ध्यान रखिएगा ज्यादातर ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि एंजाइम कैटालिस्ट होता है, वो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, वो रिएक्शन को बस तेजी से इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो एंजाइम खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए ज्यादातर ये जो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। वरना रेगुलेशन का मतलब ही क्या? अगर कोई चीज परमानेंट हो ही गई है तो उसको रेगुलेट कैसे करोगे? आते हैं, जैसे कि मैंने आपसे वी मैक्स के बारे में बताया, केएम के बारे में बताया, राइट। यानी कि अब आप ये समझिए कि अगर ये आपकी एटीपी कंसंट्रेशन है 5 मिलीमोलर, यानी 5 मिलीमोलर पर वीमैक्स का आधा अचीव हो गया है, यानी कि एंजाइम की 50% ऑफ द साइट्स कैप्चर कर ली हैं। किसने? सबस्ट्रेट में, एटीपी ने। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक चीज है कि सेल में जो एटीपी की कंसंट्रेशन रहती है वो 5 से 10 मिलीमोलर रहती है, और जो एटीपी का केएम है, मोस्ट ऑफ द एटीपी एंजाइम का 0.1 to 1 मिलीमोलर रहता है, यानी केएम काफी लो है इन कंपेयर, लो है, काफी लो तो नहीं है लेकिन लो है इन कंपैरिजन टू द सेलुलर एटीपी कंसंट्रेशन, ताकि काइनेटिकली रिएक्शंस हमेशा प्रोसीड कर पाए, हो सके। यानी कि नॉर्मल स्टेट्स में ये रिएक्शन हमेशा, जो एटीपीज रिएक्शन है वो हो जाएगी काइनेटिकली फेवर्ड है। इसके थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल्स भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय वॉट एवर आई एम टीचिंग, एंजॉय वॉट एवर एनी अदर टीचर इज टीचिंग। किसी भी एजुकेटर का काम और मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आपके लिए सब्जेक्ट को सरल बनाना। मैं भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष के चैनल के माध्यम से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बायोलॉजी अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, उसको केवल एक रटने वाला सब्जेक्ट बनाया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर अटेंशन हेयर। ठीक है, कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अगर आपको कुछ शिकायत है मुझसे तो वो भी कर दीजिए आप। ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष में का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही। रिगार्डिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी फॉर गेट 2025, वो वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए, जल्दी अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय।